ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट, कि हमने कल ट्राई और कैच को पढ़ा था, जो कि एरर हैंडलिंग होता है जावा स्क्रिप्ट में। तो ट्राई और कैच का जो हम यूज करते हैं वो क्यों करते हैं कि जैसे हमें पता है, हम पहले से हमें मालूम है कि इस कोड में एरर आ सकती है, राइट। तो उसको हम ट्राई के अंदर रख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ये कि जो इसके नीचे के जो कोड लिखे होंगे, राइट, वो ये एरर आने के बाद कैच ब्लॉक में जाएगा और कैच में जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये फिर रेस्ट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और मैंने बताया था कि फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एरर आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हर केस में एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये कल की क्लास। अब हम आज की क्लास में देखेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उससे पहले हम एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, तभी वो टॉपिक समझ में आएगा, राइट। तो हम एक छोटा सा कोड लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक छोटा सा कोड, और उसके बाद आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड कोड होगा। तो मैं चलता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ suspense.html। ठीक है, ये सस्पेंस क्रिएट करे। यहाँ पे किया मैंने डॉट डॉट HTML। मैं एक छोटा सा कोड लिखूंगा, आपको उसका आउटपुट बताना है कि उसका आउटपुट क्या होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा वो अपना स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ जो HTML का होता है, राइट। HTML एंड हेड, देन यहाँ पे टाइटल, और टाइटल में फिर से मैं वही लिख दूंगा सस्पेंस को। ठीक है। और हेड के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्रिप्ट आ जाएगा। और इस स्क्रिप्ट को बंद करेंगे और यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम हम कर देंगे गेट डेटा। फंक्शन का नाम है कुछ भी आप दे सकते हो। ये एक फंक्शन बन गया। अब हम हेड के नीचे आएंगे और यहाँ पे बॉडी बनाएंगे। बॉडी के अंदर हम सिंपल सा एक बटन लेंगे, और बटन के ऑन क्लिक पे हम इस अपने फंक्शन को कॉल कराएंगे गेट डेटा फंक्शन। ठीक है। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, राइट, जो ये गेट डेटा बटन है, तो ये जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है गेट डेटा, ये वाला फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ। बहुत ही सिंपल कोड लिखूंगा, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंक स्टेप 1। देन उसके बाद मैं एक फेच एपीआई लगाता हूँ, और वो फेच एपीआई मैं गेट की लगाता हूँ। जो मैंने गेट वाला एपीआई किया था, इसमें मैंने कमेंट्स का ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट्स का गेट करता हूँ, तो इसका यूआरएल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। सस्पेंस डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे बैर में गया, यूआरएल लिया, डबल क्लिक के अंदर रखना है। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, फेच यूज होगा, राइट। फेच में हम यूआरएल पास करेंगे। सपोज करिए हमने यूआरएल पास कर दिया डॉट देन, यही तो होता है। इसके बाद डॉट देन ही तो लगाते हैं, फेच यूआरएल डॉट देन। और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स ले लेंगे, रेस्ट कर देंगे, इसको स्टू करेंगे, इसको एक फंक्शन बनाएंगे एरो फंक्शन। आपको पता है कि एरो फंक्शन क्या होता है। ऐसे एरो फंक्शन बना दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्ट डॉट जेसन करते हैं, राइट। रेस्ट डॉट जेसन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर हम डॉट देन लगाएंगे, और इस वाले देन में हम क्या करेंगे, हम डेटा तो लेंगे, राइट। आर को ले लिया, डेटा को ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, सिंपल सा हम करा देंगे रैन स्टेप 2। वहां पे देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको हटाया, यहाँ पे ऐसे नीचे कर दे, ये भी तरीका है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे फेच हो गया हमारा एंड, राइट। यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पे लिख देता हूँ रैन स्टेप 3। राइट। अब आप बताओ मुझे कि कंसोल पे क्या आएगा जब मैं गेट डेटा बटन पे क्लिक करूंगा, तो कंसोल पे क्या आएगा? सबसे पहले तो ये प्रिंट होके आएगा। राइट। रैन स्टेप 1। करेक्ट। उसके बाद फिर ये फेच एपीआई फेच करेगा, फेच करने के बाद ये कंसोल में लिखेगा रैन स्टेप 2। उसके बाद ये फिर कंसोल में प्रिंट हो जाएगा रैन स्टेप 3। करेक्ट। ऐसा ही होना चाहिए। अभय कुमार, हेलो। जी सर। जी सर। ऐसे ही होना चाहिए। करेक्ट। हाँ। लेकिन चलो अब देखते हैं इसको ब्राउजर पे। मैंने कोड को सेव कर दिया है और यहाँ पे है सस्पेंस, इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ। राइट। और कंसोल पे जाता हूँ। तो आप देखना कंसोल पे क्या लॉग इन होकर आता है। देखो रैन स्टेप 1, रैन स्टेप 3, उसके बाद क्या आया? रैन स्टेप स्टेप 2। टू। क्यों भाई? उल्टा सीधा आ रहा है ना। इसको इसको सीक्वेंस में आना चाहिए ना। देखो जावा जो प्रोग्रामिंग होती है वो सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होती है। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी। राइट। देन ये एग्जीक्यूट होगी, देन ये एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये एग्जीक्यूट होगी तो रैन स्टेप 2 आ जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या आ रहा है कि कंसोल लॉग ये रैन स्टेप 3 पहले आ जा रहा है। ये तो सही आ रहा है कि कंसोल में स्टेप 1 पहले आ रहा है, उसके बाद आप देखो स्टेप 2 नहीं आ रहा है, स्टेप 3 पहले आ जा रहा है, उसके बाद स्टेप 2 आ रहा है। करेक्ट। बिहेवियर तो ऐसे ही हो रहा है। आप देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं गेट डेटा करता हूँ, देखो स्टेप 1 टू 3, उसके बाद 2 आया, आ रहा है। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके कॉपी कर एक बार इसको और लिख दूं। राइट। इसी को एक बार और लिख देते हैं, कमेंट को ही एक बार और लिख देता हूँ। और फिर से यहाँ पे ये चलेगा, इसको मैं कर देता हूँ स्टेप 2.1। हेलो, सुन रहे थे? वॉइस नहीं जा रही है? ओके। सो मैं ये कह रहा था कि इसको मैं कर देता हूँ फिर से, सेम चीज को मैं फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया रैन स्टेप 2.2। मतलब फेच एपीआई को मैंने 2 बार कॉल कर रहा है। राइट। अब मैं इसको सेव कर दिया हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और देखो क्या होता है, क्या आता है कोड में। 132 देन 2.1। भाई 3 तो पहले आ जा रहा है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ये सारी चीजें छोड़ के, ये दोनों चीजें छोड़ के ये सीधे सीधे 3 पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे फिर से वापस आ रहा है। राइट। ऐसा ही बिहेवियर लग रहा है इसका। ऐसा ही बिहेवियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी सर। राइट। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे जब आप हाई स्कूल इंटर में थे, राइट, तो जब एडमिशन का फॉर्म या स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा कराने जाते थे, जमा करने जाते थे, तो जब भीड़ लगी रहती थी तो क्या करते थे? लाइन लगा देते थे, मतलब एक क्यू बना देते थे लड़कों की, है ना। और आपको उसी लाइन में खड़े होके तब फॉर्म को जमा करना होता था। लेकिन आप लाइन से तो हो, लेकिन जब विंडो पे आप पहुंचे तो वहां पे पता चला कि आपने कुछ एंट्री उसमें फिल ही नहीं की है। तो टीचर क्या बोलेगा कि यहीं खड़े होके फिल करो, जब तक फिल नहीं कर लोगे तब तक दूसरे कैंडिडेट का फॉर्म जमा नहीं करेंगे। टीचर कहेगा भाई साहब लाइन से बाहर हटिए, इसको भर के तब ले आइए, तब हम जमा करेंगे। ऐसा ही होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है।
लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल भाषा है, इसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है, उसको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जो अभी बिहेवियर आपने देखा, जो एक्चुअल बिहेवियर है, उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस बिहेवियर का मतलब हुआ कि कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आगे पीछे एग्जीक्यूट होता है। राइट। उसी के अपोजिट जो होता है वो होता है सिंक्रोनस बिहेवियर। सिंक्रोनस बिहेवियर। राइट। वो सिंक्रोनस बिहेवियर होता है और एक होता है एसिंक्रोनस बिहेवियर। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना? जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये दिख रहा है? राइट। जी सर, दिख रहा दिख। तो देख, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? जावा स्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो एसिंक्रोनस है। मतलब वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, वो उछल कूद कर रहा है। मतलब सिंक्रोनस मोड में। सिंक्रोनस का मतलब वो सीक्वेंस में चलेगा, और एसिंक्रोनस का मतलब है कि वो सीक्वेंस में नहीं चलेगा। अभी जो आपने बिहेवियर देखा, जो कंसोल पे जो दिख रहा है आपको, इससे क्या पता चल रहा है? क्या जावा स्क्रिप्ट कोड को सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है या एसिंक्रोनसली करता है? एसिंक्रोनस में करता है, करेक्ट। वो सीक्वेंस में नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारा एक क्यू मेंटेन करता है। जैसे आपने जैसे ही गेट डेटा बटन पे क्लिक किया, राइट, तो उसने एक क्यू बनाया। ये क्यू का मतलब एक लाइन बनाया, एक सिस्टम बनाया उसने, और सिस्टम में गेट डेटा फंक्शन को उसने यहाँ पे रख दिया। अब गेट डेटा फंक्शन को रखा तो उसके जो अंदर जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे स्टेप 1 को रखा, फिर स्टेप 2 को रखा, फिर स्टेप 3 को रखा। जैसे जैसे सीक्वेंस में आपने कोडिंग को लिखा है, उसी सीक्वेंस में ये क्यू को रखता जाता है। देखो, ये थोड़ा सा डीप में मैं जा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट की इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होती है, वो कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट। तो देखो, जैसे इसने ये क्या कर लिया, ये क्यू बनाया है, राइट। ये क्यू है, एक लाइन समझ लो आपकी। उसने जितने भी प्रोसेस थे, जितनी भी उसकी लाइन थी, उसका उसने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर उसने स्टेप 1 को चलाया, फिर स्टेप 2 को चलाया, फिर स्टेप 3 को चलाया। लेकिन अब आप कहोगे, जब भाई साहब ये स्टेप 2 जब चल गया, उसके बाद स्टेप 3 चल रहा है, तो कंसोल पे स्टेप 3 पहले क्यों आ रहा है ना? भाई मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये सीक्वेंस से चलेगा। स्टेप 1 को एग्जीक्यूट किया, फिर स्टेप 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर स्टेप 3 पे आ गया। लेकिन कंसोल पे हम देख रहे हैं कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 आ रहा है, मतलब स्टेप 1 के बाद वो सीधे स्टेप 3 पे चला जा रहा है। स्टेप 1 को क्यों नहीं कर रहा है? तो इसका देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये स्टेप 2 पे आता है तो यहाँ पे फेच कॉल होता है। अब फेच जब कॉल हुआ, जावा स्क्रिप्ट ने फेच को तो एग्जीक्यूट कर दिया। फेच को जब एग्जीक्यूट किया तो फेच जो यूआरएल लेके आया है वो चला गया बैकएंड के पास। सपोज करो यहाँ पे बैकएंड है हमारा, राइट। अब क्या है कि ये बैकएंड से जब तक डेटा लेके आएगा तब तक क्या ये ऐसे खाली बैठा रहेगा? क्या जो जावा स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो क्या ऐसे बैठा रहेगा यहाँ पे? वो क्या करेगा, इसका इंतजार नहीं करेगा कि आप डेटा लेके आओ तब हम आगे का कोड एग्जीक्यूट करें। वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको फेच को एग्जीक्यूट कर दिया, और फेच के बाद इसको छोड़ दिया, ये बोला कि भाई जाओ तुम डेटा लेके आओ, तब तक हम अपना अगला काम कर रहे हैं। राइट। जैसे मैंने फॉर्म सबमिट करने का बताया कि आप स्कॉलरशिप को फॉर्म सबमिट करते हो,
तो जो वहां पे विजिलेटर होता है जो फॉर्म को सबमिट करता है वो बोलता है कि भाई साहब इसको कंप्लीट फिल करके ले आओ तब हम जमा करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये फेच यूआरएल के थ्रू जाता है यहाँ पे सर्वर के पास, और सर्वर बैकएंड के पास डेटाबेस के पास जाएगा, तो यहाँ से जब डेटा आएगा, जब यहाँ से ये डेटा रिटर्न करेगा, राइट, जब रिटर्न करेगा तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको क्यू के लास्ट में ऐड कर देगा एज अ S4 की तरह। तो अब देखो, जब फेच एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही देन एग्जीक्यूट होगा। फेच में क्या होता है कि फेच पूरा का पूरा डेटा उठा, यहाँ से डेटा को यूआरएल को रिक्वेस्ट करेगा, और जब तक रिक्वेस्ट का डेटा यहाँ तक नहीं आ जाएगा तब तक देन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब यहाँ पे डेटा इसको मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट को, तब ये क्या करेगा, उस प्रोसेस को, उस देन वाले फंक्शन को स्टेप नंबर 4 पे रख देगा। स्टेप नंबर 4 पे रखेगा, उससे पहले उसने स्टेप 3 को एग्जीक्यूट कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ स्टेप 1, फिर उसके बाद स्टेप 2 तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन स्टेप 2 जहां पे लिखा है उसका केवल फेच एग्जीक्यूट हुआ, देन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और हमारा रैन स्टेप 2 जो लिखा हुआ है, जो कंसोल लॉग लिखा हुआ है, वो देन के अंदर है, राइट, ना कि फेच के अंदर। आप देखो कोड में, आप कोड में देखो, इस चीज को बहुत डीपली समझो, राइट। जो हमारा फेच है, फेच के बाद डॉट देन है, तो फेच के अंदर यूआरएल है, देन में जो हमने कंसोल लिखा हुआ वो देन में लिखा हुआ है, राइट। कंसोल लॉग जो हमने लिखा हुआ है देन में लिखा हुआ है। तो जावा स्क्रिप्ट ने फेच को तो एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक देन एग्जीक्यूट नहीं होगा। करेक्ट। जब डेटा आ जाएगा तब देन एग्जीक्यूट होगा, और देन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे स्क्रीन पे क्या आएगा, रैन स्टेप 2 आ जाएगा, राइट। तो सेम प्रोसेस जो है दूसरे फेच एपीआई के लिए होगा, उसके पास आ जाएगा रैन स्टेप 2.1। तो अब आपको बिहेवियर समझ में आया कि क्यों जो है स्टेप 1 और स्टेप 3 पहले आ रहा है, उसके बाद स्टेप 2 और स्टेप 2.1 आ रहा है। क्यों? जी क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक क्यू मेंटेन करता है कि वो जब कोई फेच फंक्शन, जो कोई एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, देखो फेच करने के बाद जो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यहाँ पे देखो एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो यहाँ से S2 में जो फेच कॉल हुआ, राइट, यहाँ पे इस वाली दूरी में आपका नेटवर्क काम करता है। आपका नेटवर्क कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका डेटा कितनी जल्दी रिटर्न होके आएगा, राइट। आप अगर 2G नेटवर्क यूज कर रहे हो तो ये धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे डेटा उठाएगा और धीरे धीरे आएगा, राइट। 5G कर रहे हो तो अब ये फास्ट जाएगा और फास्ट वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो ये हमने जो रिक्वेस्ट बनाई है, यहाँ पे आपकी आ जाती है आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका एयरटेल है, जियो है, राइट, वोडाफोन है। ये सब सारी चीजों का काम यहाँ पे आ जाता है, मतलब नेटवर्क फ्लो में आ जाता है कि रिक्वेस्ट को ले जाना और रिक्वेस्ट को ले आना। तो इसके बीच में डेटा, ये सर्वर से और ये फ्रंट एंड से, इनके बीच में इनके टावर्स वगैरह होते हैं, करेक्ट, जो डेटा को कैरी करके ले जाते हैं और ले आते हैं। तो ये प्रोसेस तो एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया, करेक्ट, इसमें जेएस का कोई रोल नहीं है, ये तो एक्सटर्नल हो गया। अब इन प्रोसेस के लिए जेएस क्यों रुका रहे भाई कि ये कंप्लीट करें, अब इनकी मर्जी है, अगर ना कंप्लीट करें तब तो हमारी वेबसाइट वहीं पे रुक जाएगी, उसके आगे कोई काम ही नहीं होगा। तो इसलिए जेएस को क्या बोला गया कि जेएस जो है वो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस नहीं है। जबकि जावा जो है, एक जावा लैंग्वेज है जो सिंक्रोनस लैंग्वेज है। वो जो भी कोड आप लिखोगे उसमें वो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट जो है वो एसिंक्रोनस है, जिसमें वो एक्सटर्नल वर्क को, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी का वेट नहीं करता है। वो अपने अगले वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, जब यहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिलता है
तो वो उस चीज को क्यू के लास्ट में रख देता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। करेक्ट। अब देखो, अब एक सिंपल सा डिफरेंस समझो कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये एसिंक्रोनस क्यों है और जावा जो है ये सिंक्रोनस क्यों है। राइट। ये सिंक्रोनस क्यों है। अब जैसे आप देखो, आप अब मैं एक कहानी बता रहा हूँ, राइट। आपके आप एक अपना घर बनवा रहे हैं, राइट। उसमें आपने एक कारीगर किया और एक लेबर कर दिया, एक मिस्त्री पे एक लेबर कर दिया, राइट। अब क्या है कि वो लेबर जो है वो हमेशा उसी मिस्त्री के पास बिजी, राइट। आपने कह दिया कि वो मिस्त्री जो है जो काम बताएगा आपको वही करना है। तो घर बन रहा है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। अब आपके पास एक ही लेबर है और मिस्त्री भी एक ही है, लेकिन काम बहुत सारे, राइट। तो अब आप बताओ कि अगर वो लेबर केवल मिस्त्री के पास ही खड़ा रह जाए तो आपके और काम कौन करेगा। भाई आपने केवल उसको मिस्त्री के पास खड़े रहने के लिए तो वो किया नहीं है, पैसे आप दे रहे हो, राइट। तो उससे और भी काम करवाओगे, राइट। उससे आप मसाले मंगवाओगे, उससे आप ईंटें मंगवाओगे, राइट। जो मिस्त्री का और काम होंगे वो भी आप उससे बोलोगे कि भाई वो करो। तो सेम उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट के पास एक ही लेबर है, लेकिन अब आप सोचो कि आपने एक मिस्त्री किया और चार लेबर कर दिया, तो आपका काम किस में आसान होगा, पहले केस में कि दूसरे केस में। दूसरे केस दूसरे। में। करेक्ट, दूसरे केस में। तो जो जावा है, जावा स्क्रिप्ट जो है, इसके पास एक ही लेबर है, लेकिन जो जावा है इसके पास लेबर है, मल्टी लेबर है। अब एक लेबर और मल्टी लेबर का मतलब, मैं तो ये टेक्निकल वर्ड नहीं है इसको। एक लेबर का मतलब हुआ कि इसके पास सिंगल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड थ्रेड। है, और इसके पास मल्टी थ्रेड है, मल्टी थ्रेड है। थ्रेड का मतलब है लेबर, मतलब जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है वो थ्रेड कहलाता है। समझ गए। जो जावा स्क्रिप्ट है, देखो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे आप। सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड है। और जावा क्या है, जावा मल्टी थ्रेडेड है, राइट। उसके पास कई सारे लेबर हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट के पास एक ही लेबर है। तो वो एक लेबर है इसके पास, अगर वो एक लेबर यहीं पे रुक गया और एक्सटर्नल प्रोसेस का वेट करने लगेगा तो वेबसाइट तो रुक जाएगी आपकी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट क्या है, वो एसिंक्रोनस है। वो एक्सटर्नल प्रोसेस का वेट नहीं करता है। जब भी उसके पास कोई प्रोसेस आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें कोई एक्सटर्नल चीजें हैं तो उसको वो असाइड कर देगा, वो साइड में कर देगा, भाई तुम अपना एग्जीक्यूट हो जाओ। जब तुम हमको रिस्पॉन्स दोगे तब हम उसको अपने क्यू में आगे ऐड कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। समझ गए बात को। ये चीज समझे, ये बिहेवियर कैसे हो रहा है इसका। करेक्ट। ये चीज है, ये जावा स्क्रिप्ट का इंटरनल वर्किंग, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था सेट इंटरवल, राइट। एक फंक्शन बताया था हमने, सेट इंटरवल। करेक्ट। इसमें हम यहाँ पे एक फंक्शन प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद यहाँ पे टाइम दे देते थे, राइट। जैसे हमने दिया 3000 दे दिया, राइट। 3000 दिया तो ये 3 सेकंड बाद बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, राइट। हर 3 सेकंड में एग्जीक्यूट होता रहेगा। बट इन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। आपको बिहेवियर दिखता है कि ये जावा हर 3 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है ये हर 3 सेकंड में क्यू में ऐड होता है। यहाँ पे पहले सेकंड में ऐड हुआ, फिर उसके तीसरे सेकंड बाद फिर से क्यू में ऐड होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा।
वो क्यू में ऐड होगा। अब अगर इन बिटवीन इसके बीच में अगर कोई फंक्शन आ गया, मतलब जैसे फर्स्ट और थर्ड के बीच में कोई फंक्शन, सेकंड के बीच में कोई और काम आ गया इसके पास, तो ये उसको कंप्लीट करेगा, उस पे अपना टाइम देगा, उसके बाद सेट इंटरवल को एग्जीक्यूट करेगा। राइट। तो ऐसे कह देते हैं हम कि ये सेट इंटरवल जो है ये हर 3 सेकंड में एग्जीक्यूट होता है। एक्चुअल में जो इनसाइड होता है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो होता है, वो ये होता है कि हर 3 सेकंड में जावास्क्रिप्ट इसको अपने क्यू में ऐड करेगा। राइट। तो हर 3 सेकंड में अपने क्यू में ऐड करेगा, तो हमें लगता है कि वो हर 3 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। बात समझ गए? अब इसी तरह से जैसे, अब इसका इंटरनल वर्किंग आपको समझ में आया, अभय एंड विनोद, जावास्क्रिप्ट का। करेक्ट। अब देखो, जैसे हमारे पास ये है सेट इंटरवल, उसी तरह से है सेट टाइम आउट। राइट। एक है सेम उसी तरह से, इसका भी स्ट्रक्चर सिंटैक्स जो है वो सेम है। इसमें भी एक फंक्शन होगा और इसमें भी टाइम दिया जाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट इंटरवल में क्या होता है कि सेट इंटरवल हर 3 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा। जो भी यहाँ पे आप टाइम दोगे उसके अकॉर्डिंग वो उतनी उतने ही टाइम में बार बार कॉल होता जाएगा और बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा। लेकिन सेट टाइम आउट में क्या होता है कि ये फंक्शन उतनी देर बाद एग्जीक्यूट हो। समझ रहे हो? ये हर 3 सेकंड में क्यू में ऐड होगा, लेकिन सेट इंटरवल जो है वो 3 सेकंड बाद क्यू में एग्जीक्यूट होगा। बात समझ गए? सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में अंतर यही है कि ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, वो 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, और सेट इंटरवल जो है वो हर 3 सेकंड में रिपीट होगा। लेकिन ये रिपीट नहीं होगा, ये 3 सेकंड रुकेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए सेट इंटरवल को और सेट टाइम आउट को? जैसे देखो, सेट टाइम आउट का यूज कब होता है? सेट इंटरवल का यूज तो हमने बता दिया था, करेक्ट। अब हम सेट टाइम आउट का एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहे हैं। आप जब एग्जाम देते हो, ऑनलाइन एग्जाम देते हो, करेक्ट, उसमें एक टाइमर चलता रहता है। टाइमर चलता रहता है उसमें। अब आपने एग्जाम में, मान लो कि एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, आपने 140 क्वेश्चन किया और टाइम कंप्लीट हो गया, तो क्या आपको वो वेट करता है कि आप सबमिट बटन पे क्लिक करो तभी सबमिट होगा? नहीं। वो वेट नहीं ऑटोमेटिक सेव करता हो है ना। जाता है। वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ऑटोमेटिक उसके अंदर का फंक्शन चल जाता है। तो वहां पे क्या काम करता है? सेट टाइम आउट। मतलब यहाँ पे इतना टाइम दे दिया, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम दे दिया, ये 1.5 घंटे का टाइम दे दिया कि भाई 1.5 घंटे बाद ये वाला फंक्शन चला देना है, कुछ भी हो जाए। अपने आप 1.5 घंटे बाद इसके अंदर उसने क्या लिख के रखा है? फॉर्म सबमिट करने वाला फंक्शन लिख के रखा है। तो 1.5 घंटे बाद ये फॉर्म सबमिट वाला फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपकी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, सीधे आपका फॉर्म अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो रियल टाइम यूज समझ में आया आपको सेट टाइम आउट का? ठीक है। करेक्ट। समझ गए? अब देखो, इसको सेट टाइम आउट को हम कोड में करके देखते हैं कि कोड में ये कैसे चलता है। राइट। इसको मैं डिलीट करता हूँ और कोड में चलता हूँ, इसको लिखता हूँ थोड़ा सा। चल, कोड कहाँ गया? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था हमारा? सेट टाइम आउट। और इसके अंदर एक फंक्शन होगा। चलिए, मैं फंक्शन को यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे।
फंक्शन में यहाँ पे मैं टाइम आउट फंक्शन लिख देता हूँ, टाइम आउट कर देता हूँ। नाम आप फंक्शन का कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इनसाइड, इनसाइड यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर सम टाइम। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फंक्शन को हमको सेट टाइम आउट में कॉल करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसके अंदर में पेस्ट कर दूंगा, और कॉमा लगा के यहाँ पे टाइम दे दूंगा। मान लो हमको 3 सेकेंड में एग्जीक्यूट कराना है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ये चीजें चलेंगी। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ जो फेच एपीआई वाला है, क्योंकि ये जो है टाइम ले रहा है, राइट। इसको मैं कमेंट करता हूँ। चलो ठीक है, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं सेव करता हूँ, तो अभी आप देखोगे इस रन स्टेप 1, रन स्टेप 2, उसके 3 सेकंड के बाद आएगा आफ्टर सम टाइम। एक ही बार चलेगा ये function। और रिफ्रेश किया, कंसोल पे देखना, गेट टाइम किया, 3 सेकंड भी नहीं लगाया इसने, करेक्ट। ये 3 सेकंड से पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। क्या मैंने यहाँ पे 3000 लिखा हुआ, 3 into 1000, करेक्ट, मैंने लिखा हुआ है। फिर ये 3 सेकंड क्यों नहीं दिया, राइट। इसको 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए था। 1, मैं इसको अगर 5 कर दूं, राइट, तो 5000 मिली सेकेंड का मतलब हुआ कि ये 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, अच्छा ये इंतजार नहीं कर रहा है, करेक्ट, जबकि इसको इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ी की है जो इंतजार नहीं कर रहा है। सेट टाइम आउट, और यहाँ पे टाइम आउट का फंक्शन कॉल कराया। इस फंक्शन के लिए 5 सेकंड में, 5 सेकंड के बाद कॉल कराना चाहिए था। ये क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड इसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। एक एक मिनट, मैं इसको गूगल करता हूँ और देखता हूँ कि इसका सिंटैक्स मैंने सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है। सेट टाइम आउट जेएस, करेक्ट, यहाँ पे आ गया सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। आपको देखो ट्राई करता हूँ। यू हैव 5 सेकेंड, राइट, 5 सेकेंड बाद ये आया यहाँ पे हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे माई ग्रीटिंग को फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने। माई ग्रीटिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, टाइम आउट। ओके, आई थिंक कि मुझे इस फंक्शन को, इस चीज को हमें आउटसाइड रखना होगा। कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं, और इसको मैं आउटसाइड रख देता हूँ, करेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने आउटसाइड जब रखा है, तो आप इसको देखना, जब ये इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो 5 सेकेंड इसको वेट करना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे अपने आप ये आ जाना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन ये किस वजह से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, एक सेकेंड, इसकी वजह से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को फंक्शन की तरह ही कॉल कराएंगे। अच्छा, अभी 5 सेकेंड इंतजार करेगा, उसके बाद आ जाए, राइट। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा था कि यहाँ पे मैं इसको एज ए फंक्शन बना दे रहा था, तो ये क्या हो रहा था कि कीवर्ड को ये समझ नहीं पा रहा था। अब मैं इसको रखता हूँ इसके अंदर, इसके अंदर रखता हूँ, राइट।
अब क्या होगा कि जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं गेट डेटा पे क्लिक करूंगा तो रैन स्टेप 1 आ गया, रैन स्टेप 3 आ गया। उसके 5 सेकंड बाद आप देखोगे तो आफ्टर सम टाइम जो है ये प्रिंट होके आ गया है। तो सेट टाइम आउट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो जो भी फंक्शन आप यहाँ पे दे दोगे, राइट, इसको एक्चुअली चलना चाहिए था। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराया तो इससे दिक्कत नहीं होती है, बट ये अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। इसको चलना चाहिए था ऐसे। बाय द वे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे मत लगाओ, ये फंक्शन का नाम दे दोगे तो ये फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देगा, राइट। अब यहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट करा दिया तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, तो ये कंसोल डॉट लॉग कर रहा है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इसके अंदर जो भी लॉजिक आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड का टाइम दिया है, इसलिए आफ्टर 5 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। आप यहाँ पे जितना टाइम दे दोगे उतने सेकेंड बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपको समझ में आए, जी। राइट। अब देखो एक चीज और है, जैसे कल मैंने यहाँ पे बताया था, ट्राई और कैच को बताया था, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये पोस्ट एपीआई है या फिर जो हमारा गेट एपीआई है, राइट, जो हमारा गेट एपीआई है, इनके केस में अगर आपको एरर को हैंडल करना है, राइट, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे डाट देन लगाते हो, डाट देन ये सब करते हो, राइट। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको डाट कैच लगा देना है। डाट कैच लगा के इसके अंदर सिंपल सा एक फंक्शन पास कर देना है, एरर। और इस फंक्शन को आपको कुछ भी कर देना, आप इसे कंसोल कराना चाहते हो, कंसोल डॉट लॉग, और इस एरर को आप प्रिंट करा दो, राइट। तो ये कंसोल डॉट लॉग एरर को प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे कोई एरर आएगी, यहाँ पे मैं अगर एस को हटा दूं, राइट, तो ये पोस्ट एपीआई वाला है हमारा सिस्टम। अब मैं अगर पोस्ट एपीआई को चलाऊं तो ये एपीआई इसको मिलेगा नहीं, राइट, कमेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे यस मैंने हटा दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एरर आनी चाहिए, राइट। तो एरर आएगी तो एरर को ये प्रिंट करेगा। चलिए दिखाते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये पोस्ट एपीआई है, इसको मैंने कहाँ पे बनाया था, फॉर्म में बनाया था, कौन सा, पोस्ट एपीआई डॉट एचटीएमएल। इसको ओपन करते हैं, पोस्ट एपीआई डॉट एचटीएमएल, राइट। इसको किए हम, और यहाँ पे मैंने किया सबमिट, कंसोल पे दिखेगा, राइट, जो भी आउटपुट दिखेगा। जब मैंने सबमिट किया तो आप देखो कंसोल पे एक एरर आई हुई है, failed to load resource, the server responded with JSON placeholder comment, राइट। ये ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किया है, इस ऑब्जेक्ट में देखते हैं क्या क्या चीजें, राइट। तो 404 आप यहाँ पे देखिए, 404 का क्या मतलब होता है, नॉट फाउंड, राइट। कहने का मतलब यहाँ पे उसको ये वाली एपीआई नहीं मिली। तो जब ये वाली एपीआई नहीं मिलेगी तो वो सीधे कहाँ चला जाएगा, कैच वाले ब्लॉक में चला जाएगा, और वो समझ जाएगा कि यहाँ पे एरर आई है। जैसे ही इसमें एरर आएगी, फेच के किसी भी स्टेप पे एरर आई, वो तुरंत कैच में चला जाएगा और उस एरर को लॉग कर देगा, करेक्ट। तो समझ गए आप कि फेच एपीआई में कैसे एरर को हैंडल करते हैं। और जावा ठीक है। स्क्रिप्ट के इंटरनल वर्किंग को भी आप समझ गए कि किस प्रकार से ये इंटरनली वर्क करता है, करेक्ट। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल के वीडियो में हम देखेंगे कि इस चीज को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, राइट। जैसे ये हमारा सस्पेंस वाला अभी मैंने दिखाया था, राइट, जो आउटपुट आ रहा था हमारे केस में, अगर मैं इसको
फिर से उसी कोड को ले आऊं, अगर वो आ जाए तो, राइट, आ गया है। इसी कोड को अगर मैं फिर से ले आऊं, राइट, और फिर से चलाऊं, तो आप देखोगे कि इसमें सस्पेंस में जो मतलब सीधा सीधा नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। आप देखो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 3, देन आफ्टर सम टाइम देन रन स्टेप 2, रन स्टेप 2.0। तो सपोज करो, देखो एक सस्पेंस ये है कि जो यहाँ पे कोड लिखा है स्टेप 3, सपोज करो कि स्टेप 3 का जो कनेक्शन है वो यहाँ के फेच से है, जो डेटा फेच से आ रहा है उसका जो कनेक्शन है वो इस वाली लाइन से है, स्टेप 3 वाली लाइन से है। तो क्या होगा भाई, डेटा तो आया नहीं, डेटा आने से पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, करेक्ट। अब डेटा आने से पहले अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो डिजायर्ड रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था, राइट, क्योंकि डेटा नहीं है तो वो रिजल्ट तो मिलेगा नहीं जो मिलना चाहिए था। समझ गए आप बात को? तो हम इसको कल देखेंगे, इसको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे इसको सिंक्रोनस बनाते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट तो इसका एसिंक्रोनस बिहेवियर है, इसको सिंक्रोनस कैसे बनाते हैं। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जब हम जावा स्क्रिप्ट पे, जावा स्क्रिप्ट को जब हम सिंक्रोनस बनाएंगे, जब हम सिंक्रोनस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंक्रोनस या फिर ब्लॉकिंग बोलते हैं। इसको सिंक्रोनस या ब्लॉकिंग बोलते हैं। ब्लॉकिंग मतलब ये ब्लॉक कर देगा, ये रुक जाएगा वहीं पे, स्टेप 2 पे रुक जाएगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी के प्रोसेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। समझ गए आप? इसका एक नाम, और ये मतलब सेकंड नेम है, सिंक्रोनस बिहेवियर है, मतलब वो ब्लॉकिंग बिहेवियर है। अगर वो सिंक्रोनस में एग्जीक्यूट कर रहा है तो मतलब उसका बिहेवियर जो है वो ब्लॉकिंग बिहेवियर। समझ गए? ये राइट। तो इतना आप समझो, और सस्पेंस में ये दे रहा हूं कि कल मैं बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट को कैसे सिंक्रोनस बनाते हैं, राइट। कल हम आपको बताएंगे कि इसको सिंक्रोनस कैसे बनाते हैं। तो हमारा स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आएगा, और उसके बाद स्टेप 3 आएगा। और सिंक्रोनस बनाना क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बताया कि अगर स्टेप 3 डिपेंडेंट है पिच की वैल्यू पे जो रिस्पॉन्स आएगा, तो फिर अगर पहले ही स्टेप 3 एग्जीक्यूट हो गया है तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डेटा तो बाद में आ रहा है, राइट। इसके लिए हमको उसको सिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, तो वो सिंक्रोनस बनाएंगे हम कल। आज के लिए इतना, ओके। चलिए, अब फिर कल मिलेंगे आपको एक नई चीज के साथ। आज के लिए इतना, ओके, बाय बाय।